वीना। एक रोज मेजर उस्मान घर आया और वीना से कहा, मैं कल सुबह कराची जा रहा हूँ। ड्यूटी पर? वीना ने कहा। हाँ, उस्मान ने जवाब दिया, ड्यूटी पर ही जा सकता हूँ। कितने दिन? उसने कहा। 9-10 दिन तो लग जाएंगे, उस्मान ने जवाब दिया। वीना के दिल पर बड़ी जोर से चोट पड़ी। इसे मालूम था लूसी कराची पहुंच गई है। उस्मान से तो वो पूछ नहीं सकती थी कि वो लूसी के लिए जा रहा है या वाकई ड्यूटी पर। इसे ये भी डर महसूस हुआ कि लूसी ने उस्मान को फ़ोन किया होगा और इसी डायन ने इसे कहा होगा कि कराची आओ। वीना बुझ के रह गई। शाम को उस्मान बाहर निकल गया तो वीना ने मेजर समी से बात करने के लिए इसकी यूनिट के ऑफिसर्स मेस में फ़ोन किया। मेजर समी को कमरे में इतला मिली तो वो दौड़ता हुआ फ़ोन पर पहुंचा। भाईजान, वीना ने मेजर समी से कहा, इस चुड़ैल ने तो हमें कराची पहुंचकर भी नहीं बख्शा। उस्मान कराची जा रहा है और कहता है कि ड्यूटी पर जा रहा हूं। मुझे उस्मान की किसी बात पर यकीन नहीं आता। आपने भी देखा है कि वो किस कदर झूठ बोलता है। क्या आप इसके ऑफिस से मालूम करवा सकते हैं कि वो वाकई ड्यूटी पर जा रहा है? मैंने आपसे बात करनी थी भाभी, मेजर समी ने कहा। आप इतना ज़्यादा परेशान ना हों, मैं और कैप्टन आसिफ खुद उस्मान को कराची भेज रहे हैं। अमजद साहब और अख्तर साहब को भी मालूम है। ये तो आप जानती हैं कि लूसी को अमजद साहब ने कराची में किसी के साथ देखा है। मैं तो आपको पहले बता देता, लेकिन आपके साथ अलहदगी में बात करने का मौका ही नहीं मिला। हमने उस्मान से कहा है कि खुद कराची जाकर इस एड्रेस पर लूसी को दूर खड़े होकर और छुप कर देखे। आपके साथ उस्मान ने सिर्फ इतना सा झूठ बोला है कि वो ड्यूटी पर जा रहा है। दरअसल वो 10 दिनों की छुट्टी पर जा रहा है। वो शैतान औरत उस्मान को फिर अपनी लपेट में ले लेगी, वीना ने कहा। हमने ये ख़तरा मोल ले लिया है, मेजर समी ने कहा। आप अल्लाह के हुजूर दुआ करें। ये केस ऐसा है जो दुआओं से ही ठीक हो सकता है। बहरहाल उस्मान का कराची जाना और लूसी को देखना ज़रूरी मालूम होता है। मैं भी साथ न चली जाऊं? हाँ, क्यों नहीं, मेजर समी ने कहा। इसे ये न पता चले कि आपको मालूम हो गया है कि वो ड्यूटी पर नहीं बल्कि छुट्टी पर जा रहा है। अभी आपका कमाल है कि इसे मनवा लें कि वो आपको साथ ले जाए। आपने तो भाईजान मेरे दिल से बोझ उठा दिया है, वीना ने कहा। मैं तो डर गई थी कि अब उस्मान आए दिन कराची ही जाता रहेगा। मुझे उम्मीद है अल्लाह जो करेगा बेहतर होगा, समी ने कहा। हम भी यही हैं, कोई नागवार सूरत हाल पैदा हो गई तो संभालने की कोशिश करेंगे। रात को उस्मान घर वापस आया तो वीना ने कुछ ज़्यादा ही प्यार से इसका इस्तकबाल किया और अमली तौर पर पहले से कहीं ज़्यादा वफादारी का मुजाहिरा किया। नींद ना आए तो 2-3 गोलियां खा लेना उस्मान, वीना ने माओ जैसे प्यार से कहा। नहीं, उस्मान ने लापरवाही के अंदाज में कहा। मैं इन गोलियों की आदत तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद आज रात एक भी गोली न लूँ। ऐसे नहीं, वीना ने कहा। आदत तोड़नी है तो आहिस्ता आहिस्ता तोड़ें, यकलख्त छोड़ना ठीक नहीं। आज मैं आपको अपने हाथ से 2 गोलियां दूंगी। मेजर उस्मान ने चौंक कर वीना की तरफ देखा। वीना के रवैये में ये तब्दीली इसके लिए हैरान कुन थी। वीना ने उस्मान की मेज़ की दराज से गोलियों का पत्ता निकाला और 2 गोलियां इसके हाथ में देकर पानी लेने चली गई। उस्मान इसे जाते बड़ी गौर से देखता रहा और जब वीना वापस आई तो उस्मान की नज़रें अभी तक दरवाजे पर लगी हुई थीं और वीना को देखने लगी। उस्मान ने गोलियां निगल ली और पानी पी लिया। एक बात मानोगी उस्मान? मैं जानता हूँ तुम मुझसे कौन सी बात मनवाना चाहती हो, उस्मान ने कदरे शगुफ्ता लहजे में कहा। यही कहोगी ना कि लूसी का ख्याल दिल से निकाल दो? नहीं मेरे यार, वीना ने बड़ी बेतकल्फ़ी से इसके पास बैठते और बाजू इसके गले में डालते हुए कहा। तुम तो ड्यूटी पर जा रहे हो, मुझे भी साथ ले जाओ। खुदा की कसम बाहर निकले एक ज़माना हो गया है, एक बात तो मान लो। वीना ने कुछ ऐसी प्यारी और जज्बाती सी हरकतें की कि उस्मान के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। चली चलो, उस्मान ने कहा। मैं तो ड्यूटी पर रहा करूँगा, तुम बच्चों के साथ होटल में रह लेना। तुम्हारी दोनों वर्दियां तैयार कर लूँ, वीना ने पूछा। नहीं, उस्मान ने कहा, वर्दी की ज़रूरत नहीं। ये ड्यूटी ऐसी है कि सिविल कपड़ों में रहना पड़ेगा। एक बात कहूँ वीना? एक नहीं 100 बातें कहो, वीना ने इसके गिर्द अपने बाजुओं का घेरा और ज़्यादा तंग करते हुए कहा। तुम अगर लूसी से बढ़कर नहीं तो इस जितनी चालाक ज़रूर हो, उस्मान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने ऐसे तरीके से अपनी ख्वाहिश जाहिर की है कि मैं इनकार नहीं कर सका। चालाकी नहीं उस्मान, वीना ने कहा, इसे मोहब्बत कहो। मालूम होता है मेरे लिए मोहब्बत मर गई है, उस्मान ने आहिस्ता से कहा। मोहब्बत नहीं मरी उस्मान, वीना ने कहा। तुम्हारी वो नज़र मर गई है जिस नज़र से तुमने पहली रात मुझे देखा था। मोहब्बत करने वालों में कोई एक मर जाए तो इसे दफन कर देते हैं, लेकिन मोहब्बत ज़िंदा रहती है। मैं वादा करती हूँ उस्मान, मैं कभी नहीं कहूँगी कि लूसी को भूल जाओ। ना भूलो, इसे दिल में रखो। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि मुझे और अपने बच्चों को ना भूल जाना।
एक दिन आएगा कि तुम खिंचे हुए मेरे पास आओगे और तुम मुझे ताना दोगी कि कहाँ है तुम्हारी वो, उस्मान ने कहा, और ऐसे ही ताने दोगी। मैं ऐसी ओची नहीं उस्मान, वीना ने कहा। मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत न होती तो आज मैं यहाँ न होती। तुम्हारी मोहब्बत पर मैंने अपनी खुददारी को और अपने ख़ानदानी वक़ार को कुर्बान कर दिया है। मेरी अकल हाजिर है। मैं जानती हूँ कि तानों और कोसनों से कभी कोई किसी का नहीं बना। दिल में सच्ची मोहब्बत और खुलूस हो तो ये दिल अपने महबूब को मकनातीस की तरह खींच लेता है। उस्मान अपने आप में वो कमज़ोरी महसूस करने लगा जिसका जिक्र इसने मेजर समी और कैप्टन आसिफ के साथ भी किया था। इसमें खरी बात का और किसी सच्चे इंसान का सामना करने का हौसला रहा नहीं था। लूसी ने इसे बड़ी खूबसूरत ख्वाब दिखाकर और ख़ुद एक खूबसूरत ख्वाब बनकर इसकी शख्सियत और इसकी अखलाकी जुर्रत को कुचल और मसल डाला था। इसे सोचने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। लूसी ने ये इसलिए किया था कि इसके काम इसी सूरत में निकल सकते थे कि उस्मान आज़ादाना तौर पर कुछ सोचने के काबिल न रहे। बात बड़ी साफ थी कि लूसी जासूस थी और इसने उस्मान से राज लेने थे और इसका दूसरा मकसद ऐशो इशरत से था जो उस्मान इसे हद से ज़्यादा कराता था। वो उस्मान से तोहफ़ों और आला दर्जे के होटलों में खाने के अलावा कैश भी वसूल कर लेती थी। लेकिन वीना ने जब जज्बाती बातें की, या यूँ कहिए कि वीना के दिल से जब सच्चे इश्क व मोहब्बत की बातें निकली तो उस्मान मजबूर और बेबस हो गया। इस कमज़ोरी ने इसे परेशान सा कर दिया। वीना ने इसे जो 2 ख्वाब आवर गोलियां खिलाई थीं, इनका असर भी शुरू हो गया। वो जमाइयाँ लेने लगा तो वीना ने इसे यूँ सुला दिया जैसे माँ बच्चे को सुला देती है। अगला दिन कराची जाने की तैयारियों में गुजर गया। उन्होंने फ़ैसला किया कि अपनी गाड़ी पर कराची जाएंगे। वीना ने इसे कहा कि सिंध के इलाके में से गुजरना ख़तरनाक हो सकता है। अक्सर खबरें आती हैं कि डाकुओं ने कार को रोक लिया और लूट कर गायब हो गए। कोई डाकू ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता, उस्मान ने कहा। मैं अपना रिवॉल्वर साथ ले जा रहा हूँ, 2 नाली बंदूक भी ले चलते हैं। ज़रूरत पड़ी तो मैं रिवॉल्वर फायर करूँगा और तुम बंदूक चलाना। चले हुए कारतूस निकाल कर दोनों बैरलों को फिर लोड करना जानती हो। 2-3 बार तुम मेरे साथ शिकार पर जा चुकी हो। हाँ, ये ठीक है, वीना ने कहा। अगली सुबह भी तारीख ही थी जब इनकी गाड़ी गैराज से निकली और फिर लाहौर शहर से निकल गई। वो मुल्तान में दाखिल हो ही रहे थे कि इंजन में किसी गड़बड़ की वजह से गाड़ी रुक गई। ये भी अच्छा हुआ कि वो शहर में दाखिल हो चुके थे, वरना कहीं जंगल में खार होते रहते। उस्मान ने एक टांगा पकड़ा और जाकर मैकेनिक को ले आया। कमोबेश 2.5 घंटे गाड़ी ने ज़ाया कर दिए। फ़ायदा ये हुआ कि ख़तरनाक नुक्स यहीं ठीक हो गया। उन्होंने दोपहर का खाना मुल्तान में खाया और चल पड़े। बहावलपुर पहुँचे तो अच्छी खासी शाम हो गई। इससे आगे रात का सफ़र ख़तरे से खाली ना था। उन्होंने बहावलपुर के एक होटल में क़याम किया। रात गुजरी और अल सुबह फिर रवाना हो गए। गाड़ी सिंध के वस्त तक पहुंची तो दूर दूर तक किसी और गाड़ी का नामो निशान नहीं मिलता था। कोई इक्की दुक्की ट्रैक्टर ट्राली नज़र आ जाती जो गर्द उड़ाती करीब से गुजर जाती। कारों वाले कराची से पेशावर तक शौकिया कारों पर सफ़र किया करते थे, लेकिन अब वो बात नहीं रही थी। सिंध डाके और अगवा की वारदातों का सूबा बन गया था। आए दिन खबरें मिलती थीं कि गाड़ी रोकी गई, लूटी गई या गाड़ी वालों को अगवा कर लिया गया। उस्मान ने रिवॉल्वर लोड करके अपने सामने डैशबोर्ड पर रख लिया। वीना ने बंदूक की दोनों नालियों में कारतूस डाल लिए और बंदूक अपने घुटनों के दरमियान खड़ी कर ली। अब गाड़ी उस इलाके में जा रही थी जहां दोनों तरफ दरख्तों के जंगलात थे। गाड़ी एक मोड़ से मुड़ी तो कमोबेश 100 गज दूर 3 आदमी सड़क के किनारे खड़े थे। उन्होंने उस्मान की गाड़ी की तरफ देखा और तीनों उधर मुंह करके सड़क के दरमियान आ गए। एक आदमी के कांधे के साथ क्लाशनकोफ लटक रही थी, दूसरे ने रिवॉल्वर लाठी की तरह हाथ में ले रखी थी और तीसरे के हाथ में भी रिवॉल्वर था। इन तीनों हथियारों में से किसी एक की भी नाली गाड़ी की तरफ नहीं थी। गाड़ी अपनी रफ्तार पर चली जा रही थी। दरमियान वाले आदमी ने हाथ ऊपर करके रुकने का इशारा किया। होशियार हो जाओ वीना, उस्मान ने वीना से कहा। बंदूक बाहर निकाल कर अंधाधुंध फायर कर दो। पहले एक फिर दूसरा कारतूस फायर करना। परवाह नहीं, बंदूक कमू किस तरफ है। इसके दोनों बच्चे पिछली सीट पर थे। छोटा बच्चा सोया हुआ था और बड़ा बच्चा पिछली सीट पर खड़ा पीछे देख रहा था। गाड़ी और इन तीनों आदमियों में 15-20 गज का फासला रह गया जब उस्मान ने रिवॉल्वर बाहर करके फायर किया। इसके साथ ही वीना ने एक नाली का कारतूस फायर किया। फ़ौरन बाद दूसरा कारतूस भी फायर कर दिया। तीनों आदमी इस कदर तेज़ दाएं और बाएं को भागे जैसे वहाँ थे ही नहीं। वीना ने बड़ी तेज़ी से 2 और कारतूस लोड किए। उस्मान ने इस जगह से जिस जगह आदमी खड़े थे गुजरते रिवॉल्वर का सिलेंडर खाली कर दिया
और इसके साथ ही रफ्तार पर गाड़ी ने मोड़ जो काटा तो पहियों की चीखों ने सिंध की ज़मीन को हिला कर रख दिया। अल्लाह का शुक्र अदा करो वीना, उस्मान ने कहा। इसकी ज़ाते बारी ने बाल बाल बचा लिया है। वीना के होंठ तो पहले ही हिल रहे थे और वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। इसका 3 साला बेटा गोलियों की आवाज़ पर कहके लगा रहा था। वो मासूम यही समझता होगा कि इसके माँ बाप ने तफरीहन गोलियाँ चलाई हैं। उस्मान की कोशिश यही थी कि शाम तक कराची पहुंच जाए। वो रास्ते में कहीं रुकना नहीं चाहता था, लेकिन इसे रुकना पड़ा। वो खुद नहीं रुका था, इसे रोका गया था। पिछले पहर के 4 बज चुके थे। गाड़ी फिर एक ऐसे इलाके में से गुजर रही थी जिसके दाएं बाएं सिंध के मखसूस छोटे छोटे दरख्तों का बड़ा घना जंगल था और यूं मालूम होता था जैसे यहाँ से कभी किसी इंसान का गुजर हुआ ही नहीं था। एक मोड़ ऐसा था कि गाड़ी की रफ्तार बहुत ही कम करनी पड़ी। गाड़ी अभी इस मोड़ से मुड़ी ही थी और अभी रफ्तार में तेज़ी नहीं आई थी कि अचानक 4 आदमी इस हालत में सड़क पर आ गए कि 2 ने क्लाशनकोफों की नालियाँ, 2 ने राइफलों की नालियाँ गाड़ी की तरफ कर रखी थी और हथियारों के बट इनके कांधों के साथ थे। वो चारों बाकायदा निशाना बांधे हुए थे। अब क्या करें उस्मान, वीना ने घबराए हुए लहजे में पूछा। फायर न करना वीना, उस्मान ने बड़ी तेज़ी से कहा। बंदूक देखते ही वो ट्रिगर दबा देंगे, रुकना पड़ेगा, जो अल्लाह करेगा। इतने में गाड़ी इन आदमियों के पास पहुंच गई। इनमें 2 तो वाज़े तौर पर सिंधी मालूम होते थे और दूसरे 2 शक्लो सूरत और लिबास के लिहाज से सिंधी नहीं थे। 2 आदमी क्लाशनकोफों की नालियाँ गाड़ी की तरफ किए खड़े रहे और 2 गाड़ी तक आए। गाड़ी से बाहर आ जाओ, एक ने कहा। रिवॉल्वर और बंदूक वहीं रहने दो। क्या बात है भाई, उस्मान ने कहा। हम पाकिस्तानी हैं और देखो हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों की फिक्र न करो, इस आदमी ने कहा। बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। रिवॉल्वर और बंदूक उधर मुझे दे दो। वीना ने रोना शुरू कर दिया। इसके लिए यह सूरत हाल बड़ी खौफनाक थी और ज़िंदगी में पहली बार वो इस हवलनाक शिकंजे में आई थी। मत रो वीना, मेजर उस्मान ने इसे डांट कर कहा। ऐसी भी बुज़दिल न बनो। ये क्या है, मेरी तुम्हारी तरह इंसान है, भेड़िए तो नहीं। उस्मान इन लोगों से मुखातिब हुआ और बारोब अंदाज से पूछा। अब कहो भाई, क्या हुक्म है? गाड़ी तुम ही चलाओगे, इनमें से एक आदमी ने कहा। वो बड़ी साफ उर्दू बोल रहा था। 2 आदमी तुम्हारे साथ होंगे और गाड़ी उधर जाएगी जिधर ये 2 आदमी कहेंगे। तुम हिंदू हो? उस्मान ने कदरे हकारत से इस आदमी से कहा। मैं जानता हूँ तुम हिंदू हो, तुम्हारे पास क्लाशनकोफे हैं और मैं निहत्था हूँ। अगर तुम जैसे 4 हिंदू मेरी तरह निहत्ते होकर मेरे मुकाबले में आ जाएं तो खुदा की कसम 2 मिनट बिना लगें और तुम चारों सड़क पर बेहोश पड़े हो। चलो बैठो गाड़ी में। उस्मान की इस बात पर चारों आदमी हंस पड़े। ये तंजिया हंसी थी। 2 आदमी पिछली सीट पर बच्चों के साथ बैठ गए। उन्होंने उस्मान को बताया कि सड़क से हटकर किस तरफ जाना है। ये कुछ कच्चा, कुछ पक्का और कुछ रेतला रास्ता था जिस पर गाड़ी जा रही थी। कमोबेश 2 मील दूर जाकर इन आदमियों ने गाड़ी रुकवा ली। पहले खुद उतरे, फिर उस्मान से कहा कि वो इस औरत और बच्चों को साथ लेकर उतर जाए। सबको गाड़ी से उतार कर गाड़ी की चाबी एक आदमी ने ले ली। फिक्र न करना, चाबी लेने वाले आदमी ने कहा। तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल ठीक रहेगी और तुम्हें वापस मिल जाएगी। तुम सब हमारे साथ आ जाओ। देखो भाई, उस्मान ने कहा, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मैं तुम में अकेला हूँ और मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं। अगर तुम अपने आप को जवान मर्द और दलेर मर्द समझते हो तो इस औरत पर हाथ न उठाना और इसकी इज़्ज़त को अपनी माँ बेटी की इज़्ज़त जैसा समझना। और अगर तुम हिंदू हो तो फिर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा क्योंकि मैं हिंदू की ज़हनियत को जानता हूँ। हिंदू सबसे पहले औरत पर दस्तराजी करता है। इन दोनों में से एक शायद हिंदू ही था और शायद दोनों हिंदू थे। एक ने उस्मान को मुक्का मारा, लेकिन उस्मान ने अपना बायां बाजू बड़ी तेज़ी से ऊपर करके इसका मुक्का अपने मुंह से दूर ही रोक लिया और पूरी ताकत से इस शख्स के मुंह पर मुक्का मारा। वो शख्स पाँव पर खड़ा न रह सका। चंद कदम पीछे ऐसे गिरा कि पहले इसकी पीठ ज़मीन पर लगी, फिर इसकी दोनों टांगें उठ गईं। दूसरे आदमी ने क्लाशनकोफ कांधे से लगाकर नाली उस्मान की तरफ कर दी। नहीं, वीना दौड़कर उस्मान के आगे जाकर खड़ी हो गई और बोली, बुज़दिलों वाला काम न करो, मुक्के के जवाब में गोली न चलाओ, गन नीचे कर लो। यह आवाज़ इस शख्स की थी जो मुक्का खाकर गिरा था और अब उठ रहा था। तुम वाकई मर्द हो, मुक्का खाने वाले ने उठकर कहा, लेकिन अपनी ये मर्दानगी यहीं तक रहने देना। हम तुम्हें जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ किसी के साथ ऐसी हरकत न कर बैठना, वरना मारे जाओगे और फिर हम तुम्हें तुम्हारी बीवी की हिफाजत की ज़मानत नहीं दे सकेंगे। हमारे साथ चलो। वो इलाका बड़ा ही डरावना सा था जिसमें उस्मान, वीना और इनके बच्चों को ले जाया जा रहा था। दरख्तों का जंगल ख़त्म हो गया था और रेतले टीलों का इलाका शुरू हो गया था। दूर दूर तक आबादी का नामो निशान न था। आगे दलदली इलाका आ गया था। जो था तो रेतला, लेकिन इसमें पाँव धंसते नहीं थे। इस इलाके से निकले तो कुछ दूर खजूर के दरख्त नज़र आने लगे। उस्मान तो फौजी था, थकन कम ही महसूस कर रहा था।
मुश्किल वीना के लिए थी जो अब कदम घसीट रही थी। अगर वह अपने घर को जा रही होती या किसी शादी की महफिल को जा रही होती तो इतनी थकन महसूस न करती। दिल पर खौफ सवार था, इसलिए जिस्मानी तवानाई जल्दी जवाब दे गई थी। बच्चों को उस्मान और वीना बारी बारी उठाते थे। बच्चे अलग परेशान थे कि गाड़ी में से निकाल कर इन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। कदम घसीटते हुए दरख्तों तक पहुंचे जो ज़रा बुलंदी पर थे। वो छोटा सा नखलिस्तान था। इससे ज़रा हट कर एक गाँव था जिसमें 15-20 घर थे। ज़्यादातर घर घास फूस के झोंपड़े थे, जैसे सिंध के इलाके में देखने में आते हैं। इनमें घिरे हुए 2 घर पुख्ता थे, यानी ईंटों के बने हुए। उस्मान और वीना को इस गांव में ले गए। गांव की गलियों में बच्चे खेल रहे थे। कुछ आदमी इधर उधर आते जाते नजर आते थे और इस पार्टी को रुक रुक कर देखते थे। इनके देखने का अंदाज ऐसा था जैसे ये अजनबी से लोग इनके लिए कोई नए और अनोखे नहीं, वरना देहात में और भी इतने पसमानदा देहात हैं। 2 आदमी क्लाशनकोफे उठाकर और अपने साथ एक शहरी मर्द और एक औरत को ले जा रहे थे तो गांव वाले यूं रुक कर देखते हैं जैसे ये कोई आसमानी मखलूक है। इस गांव के लोगों के इस अंदाज से पता चलता था जैसे यहाँ शहर के लोग आते जाते रहते हैं। मेजर उस्मान और वीना को एक पुख्ता मकान मिले गए और एक कमरे की चारपाइयों पर बिठा दिया गया। ये कमरा किसी देहाती का मालूम नहीं होता था, क्योंकि इसमें जो 2 पलंग बिछे हुए थे वो खासे जदीद और कीमती थे और इन पर बड़े नफीस पलंग पोश पड़े हुए थे। एक तरफ बड़ी अच्छी मेज़ थी, 3-4 अच्छी किस्म की कुर्सियाँ थीं और दरमियान में एक अच्छी किस्म की लंबी तपाई रखी हुई थी। तुम्हारा नाम क्या है भाई? एक आदमी ने उस्मान से पूछा। उस्मान ने जवाब दिया, मेजर उस्मान। मैं पाकिस्तान आर्मी का मेजर हूँ और ये मेरी बीवी वाजदा है। ये सोच लो कि आर्मी को पता चल गया कि एक मेजर को इसकी बीवी बच्चों समेत अगवा कर लिया गया है तो तुम्हारा कोई गाँव सलामत नहीं रहेगा। तुम बेवकूफ़ हो मेजर साहब, एक आदमी ने जवाब दिया। यहाँ पाकिस्तान आर्मी का वही हाल होगा जो मशीकी पाकिस्तान में हुआ था। कैसी बातें करते हो मेजर साहब, दूसरा आदमी बोला। पाकिस्तान आर्मी कुछ भी नहीं कर सकती। आर्मी वही करेगी जो इसे हुकूमत से हुक्म मिलेगा और तुम जानते हो कि तुम्हारी हुकूमत कैसी है। मशीकी पाकिस्तान में तुम्हारी हुकूमतों ने ही पाकिस्तान आर्मी को जलील करवाया था। मेजर साहब, पहले आदमी ने कहा, अपनी बात करो। यहाँ आर्मी को और सियासत को भूल जाओ। फिर ये बता दो कि हमें यहाँ क्यों लाया गया है? मेजर उस्मान ने कहा। ये फैसला हमारा साईं करेगा, उस्मान को जवाब मिला। वो इस वक्त यहाँ नहीं, शायद रात को आ जाए। मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम्हारा तावान वसूल किया जाएगा। ये भी ज़रूरी नहीं, दूसरे आदमी ने कहा। चूँकि तुम मेजर हो इसलिए ये भी हो सकता है कि साईं तुम्हारी हुकूमत से कोई मुतालबा करे, मसलन ये कि हमारे फ़लाँ आदमी जो तुमने जेल में रखे हुए हैं इन्हें रिहा कर दो। जो कुछ भी करो कर सकते हो, मेजर उस्मान ने कहा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी बीवी को परेशान न किया जाए। मेजर साहब, एक आदमी ने कहा, अगर हम इतने जालिम और बद अखलाक होते तो जिस तरह तुमने मुझे मुक्का मारा था मैं तुम्हें कभी माफ़ न करता और वहीं तुम्हें या तुम्हारे एक बच्चे को गोली मार देता। बाकी बातें हमारे साईं से कर लेना, हम तुम्हारे खाने का बंदोबस्त करते हैं। थोड़ी देर बाद उस्मान और वीना के आगे खाना रखा हुआ था। ये देखकर उस्मान को कुछ हैरत सी हुई कि इस खाने में गोश्त था, सब्ज़ी अलग और दाल अलग थी और ताज़ी पकी हुई रोटियां थीं। इससे अंदाज़ा होता था कि इस मकान में रहने वाले शख्स जिसे ये लोग साईं कहते हैं कोई साहिब हैसियत आदमी है, वरना इतनी दूर अफ्तादा सहराई गाँव में इतना अच्छा खाना कोई ख्वाब में भी नहीं देख सकता। उस्मान का छोटा बच्चा तो अभी माँ का दूध पीता था। बड़े बच्चे के लिए गिलास में दूध आ गया। खाना खाते हुए उस्मान वीना को तसल्ली दिलासा देता रहा और इसे बताता रहा कि ये लोग तावान मांगेंगे, अगर बेतहाशा ना मांगा तो मेरे घर से इन्हें मिल जाएगा।